असम से पकड़ा गया आईएसआईएस एजेंट हारिस फारूकी का राजधानी देहरादून से कनेक्शन निकला है। वो यहां के डालनवाला क्षेत्र में रहने वाले एक यूनानी हकीम का बेटा बताया जा रहा है। एसएसपी देहरादून का कहना है कि उसके पिता से पिछले साल अक्टूबर और नवंबर महीने में पूछताछ हुई थी, मगर 10 साल से आईएसआईएस का ये एजेंट हारिस फारूकी देहरादून नहीं आया। अब बताया यह भी जा रहा है कि जब से फारूकी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ने गया था, तब से ही उसका परिवार से संपर्क टूट चुका था। हारिस के पिता देहरादून में एक दवाखाना चलाते हैं, जो मूल रूप से यूपी के प्रतापगढ़ का रहने वाला है। परिवार पिछले 25 सालों से देहरादून में रह रहा है। केंद्रीय एजेंसी ने असम में हासिम फारूकी नाम के एक युवक को उसके दोस्त के साथ गिरफ्तार किया है, जिसका आप देहरादून कनेक्शन जान रहे हैं। राजधानी देहरादून से इस शख्स का कनेक्शन निकला है, जिसकी तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। आईएसआईएस एजेंट है हारिस फारूकी, जिसकी गिरफ्तारी हुई है, जिसको पकड़ा गया है। इसका एक साथी भी पकड़ा गया है और अब इसका कनेक्शन जो है वो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से निकला गया है। डालनवाला क्षेत्र जहां का ये रहने वाला है और यहां परिवार रहता है। इनके पिता का नाम यूनानी हकीम है, जो कि बताया जा रहा है पिछले साल यहां पर अक्टूबर और नवंबर महीने में जब पुलिस पूछताछ के लिए पहुंची थी, मगर 10 साल से यहां पर आईएसआईएस का एजेंट हारिस फारूकी देहरादून नहीं आया। कल सूचना प्राप्त हुई थी, हारिस फारूकी की अरेस्टिंग हुई थी, जो आईएसआईएस का यहाँ पर भारत का हैंडलर था और इसकी गिरफ्तारी असम के बॉर्डर से हुई थी। चूंकि उसके कनेक्शन देहरादून से इसलिए थे कि उनके जो परिवार है, जो पिताजी और फैमिली के जो मेंबर्स हैं, वो देहरादून में काफी 20 साल से ज्यादा समय से यहाँ रहते हैं। चूंकि ये इनपुट पहले भी डिफरेंट एजेंसीज के द्वारा रेज किया गया था और इसमें समय समय पर हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसी हो चाहे डिस्ट्रिक्ट पुलिस हो, इनके पास ये इनपुट रहते थे और समय समय पर निगरानी और चीजों की जानकारी की जा रही थी। असम एसटीएफ ने हारिस फारूकी के साथ उसके एक सहयोगी को अरेस्ट किया है। बताया जा रहा है कि इनका कनेक्शन आईएसआईएस के साथ है और ये आईएसआई के ही एजेंट हैं। दोनों को जब असम जो एसटीएफ ने उनको अरेस्ट किया, तो हारिस फारूकी का कनेक्शन सीधे के सीधे देहरादून से जुड़ा है, क्योंकि हारिस फारूकी के पिता है अजमल फारूकी, उनका देहरादून में ये दवाखाना है और लंबे समय से वो देहरादून में ही रहते हैं। हारिस जो फारूकी है वो पिछले 10 सालों से देहरादून नहीं आया। ये यहाँ की इंटेलिजेंस का कहना है कि उनके पिता के साथ लगातार जो इंटेलिजेंस है वो उनसे बातचीत करती थी और हारिस फारूकी के बारे में जानकारी लेती थी। लेकिन हारिस फारूकी के जो पिता का जो इसी कॉम्प्लेक्स में यहाँ पे हारिस फारूकी का दवाखाना है, जो फिलहाल बंद है। जानकारी ये भी आ रही है कि हारिस जो फारूकी है वो पिछले 10 सालों से देहरादून नहीं आया है और लंबे समय से आईएसआई का एक एजेंट था, जिसको असम एसटीएफ ने अरेस्ट किया है। कैमरा सहयोगी संदीप के साथ में सत्येंद्र बर्तवाल, न्यूज 18 देहरादून। और आइए आगे बढ़ते हैं, कुछ और खबरें आप तक पहुंचाते हैं। आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अल्मोड़ा लोकसभा क्षेत्र के चंपावत लोहाघाट में रहने वाले हैं, जहां पर सीएम धामी होली मिलन समारोह में शामिल होंगे। इसके साथ ही पार्टी वर्कर से मुलाकात भी करेंगे। लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर कार्यकर्ताओं से चर्चा करेंगे। तो लोकसभा चुनाव में बीजेपी की कोशिश है कि वो अपने प्रत्याशियों के नॉमिनेशन से लेकर चुनावी रैली, रोड शो में बड़ा जलसा करे। स्टेट बीजेपी ने स्टार प्रचारकों की 34 नामों की लिस्ट केंद्र को भेजती है। पांचों प्रत्याशियों के नामांकन की तारीखें तय होने के बाद बीजेपी अब नॉमिनेशन की तैयारियों से लेकर हरिद्वार, नैनीताल में नॉमिनेशन के बाद होने वाले बड़े कार्यक्रमों की रूपरेखा तय करने में लग गई है। पार्टी जहां चाहती है कि प्रदेश में पीएम नरेंद्र मोदी की रैली हो, वहीं केंद्रीय मंत्रियों समेत पार्टी अपने 34 स्टार प्रचारकों की एक सूची केंद्रीय नेतृत्व को भेज चुकी है, जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी,
और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी समेत केंद्र से लेकर स्टेट लेवल के नेताओं के नाम हैं। कि हमने अपने केंद्रीय नेतृत्व को स्टार प्रचारकों की दृष्टि से जो हमारे राज्य की डिमांड है ये हमने अपने नेतृत्व को भेज दी है। मुझे लगता है आज या कल तक नेतृत्व उनके नामों पर विचार करने की सूची हम तक पहुंचेगी, जो हम बाद में प्रेस को रिलीज करेंगे। हो सकता है केंद्र भी रिलीज करे डायरेक्ट उत्तराखंड की दृष्टि से। लोकसभा चुनाव के प्रचार में बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती, इसीलिए नॉमिनेशन और उसके बाद होने वाले अभियान के लिए भी पूरी प्लानिंग की गई है। कुल मिलाकर 5 नामांकन हमारे भव्य रूप से हो, कार्यकर्ताओं की अधिकतम सहभागिता हो, जनता की उसमें अधिकतम सहभागिता हो, उन सबको लेकर भारतीय जनता पार्टी की जिला स्तर की, मंडल स्तर की, शक्ति केंद्र स्तर की सभी तरह की बैठकें शुरू हो गई हैं। यानी साफ है बीजेपी के आगामी कार्यक्रम बड़े हाई प्रोफाइल रहने वाले हैं और पार्टी की पूरी कोशिश है कि रैली से लेकर रोड शो में पार्टी पूरा शक्ति प्रदर्शन करे। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। और यहाँ आपको ये बताएं कि चुनाव आयोग अब नेताओं की हर हरकत पर निगाह रख रहा है, विशेषकर उनके खर्च पर आयोग की पैनी नजर है। चुनाव प्रचार के बीच नेताजी के मुंह में जाता ये लड्डू इनकी जेब पर भारी पड़ सकता है, क्योंकि इसका खर्च सीधे इनके चुनावी बजट में जुड़ जाएगा। चुनाव आयोग नेताजी की एक एक हरकत पर निगाह बनाए हुए है। चुनाव आयोग उम्मीदवारों के एक एक पाई का हिसाब रखेगा। नेताजी के चाय नाश्ते से लेकर लंच और डिनर के रेट तक तय हो चुके हैं, जिसमें नाश्ते के रेट 60 रुपए, वेज लंच और डिनर 100 रुपए, नॉन वेज वाले लंच और डिनर के लिए 150 रुपए और दाल चावल के लिए 50 रुपए फिक्स किए गए हैं। तो वही कोल्ड ड्रिंक, नींबू शिकंजी के 15 रुपए, आइसक्रीम के 25 रुपए और ब्रेड पकोड़ा के लिए 15 रुपए रखे गए हैं। साथ ही नेताजी के गले में पड़ने वाली माला का हिसाब भी बना दिया गया है और नेताजी 35 से 3500 रुपए तक की माला अपने गले में डाल सकते हैं। उसको जो उनका रहता है कैंडिडेट का जो मानक रहते हैं उसको क्रॉस ना करें या उसको क्रॉस के दायरे में रहें, उसको चिन्हित करने के लिए रखा गया है। वाहन का भी वैसे ही है, खान पान का भी वैसे ही है, प्रचार सामग्री का भी वैसे ही है। जो भी वस्तु जिस रूप में वो प्रचार के रूप में यूज करते हैं उसका एक रेट तय किया जाता है। वो ईसीआई की गाइडलाइंस के अनुसार ही हम लोग कार्रवाई करते हैं। जाहिर है चुनाव आयोग ने लोकसभा प्रत्याशी के लिए खर्च की लिमिट तय की है। खर्च की लिमिट 94 लाख है, लेकिन ये लिमिट चुनाव आयोग की इस रेट लिस्ट के मुताबिक तय होगी, जिसमें चाय के एक कप का रेट 10 रुपए, खाने का रेट 50 रुपए से लेकर 150 रुपए तक तय है, जबकि गुलाब वाले बुके का रेट 40 रुपए होगा। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। देहरादून से समय एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर बीजेपी कांग्रेस को एक और बड़ा झटका देने जा रही है। कांग्रेस के 2 पूर्व विधायक बीजेपी का दामन थाम सकते हैं, जो जानकारी मिल रही है। कांग्रेस के पूर्व विधायक दान सिंह, महावीर रांगड़ और हाल ही में कांग्रेस से इस्तीफा देने वाले पूर्व विधायक धन सिंह नेगी आज बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। तो धन सिंह नेगी ने पहले ही कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था, आज उनकी बीजेपी ज्वाइनिंग का दिन है। इनके अलावा 2 और नाम आ गए हैं जो कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में अब आपको दिखने वाले हैं। दोपहर 2 बजे बीजेपी पार्टी ऑफिस में ज्वाइनिंग होगी। कांग्रेस को लेकर एक और बड़ी खबर आ रही है। यहां पर उत्तराखंड में कांग्रेस ने हरिद्वार और नैनीताल सीट पर भी नाम फाइनल कर लिए हैं और आज ही कांग्रेस की अगली लिस्ट भी जारी होगी, जिसमें हरिद्वार और नैनीताल सीट पर प्रत्याशियों के नाम घोषित कर दिए जाएंगे। बुधवार को 2 प्रत्याशियों के चयन को लेकर कांग्रेस प्रभारी शैलजा ने उत्तराखंड कांग्रेस के नेताओं से मीटिंग की है, जिसमें करण माहरा और यशपाल आर्य भी मौजूद रहे। अब सोर्सेज ये जानकारी दे रहे हैं कि नैनीताल सीट से यशपाल आर्य या महेंद्र पाल को मैदान में उतारा जा सकता है। हरिद्वार सीट पर पेंच फंसा हुआ है। प्रदेश के नेता
हरीश रावत के मैदान में ना उतरने पर करण माहरा को उतारने के पक्ष में है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। 2 नामों की घोषणा होने वाली है। अब आज कांग्रेस की तरफ से सबकी निगाहें इसी पर टिकी हुई हैं कि कांग्रेस किसको उम्मीदवार बनाती है। बहरहाल 2 नाम हम आपको दिखा रहे हैं जिनके नामों पर बस अब ऐलान होना बाकी है। चर्चा कर ली गई है क्योंकि बड़ी बैठक हुई है और उस बैठक में इन नामों को तय किया गया है। और आइए आगे बढ़ते आपको बताते हैं, पौड़ी से बीजेपी प्रत्याशी अनिल बलूनी ने आज चमोली में कई जगह पर ताबड़तोड़ रोड शो किए हैं और नंदानगर घाट इसमें शामिल है। नंदप्रयाग और गोपेश्वर में अनिल बलूनी ने ये रोड शो किया जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। भारी संख्या में यहां पर भीड़ उमड़ी। अनिल बलूनी ने कहा, चुनाव खुद जनता ही लड़ती है। 400 पार का नारा बुलंद हो चुका है। एक बार फिर से देश में मोदी जी की सरकार बनने जा रही है। कांग्रेस पर उन्होंने कटाक्ष किया। कांग्रेस भवन अब जर्जर हो चुका है और इसलिए सब उसे छोड़कर भागना चाहते हैं, बीजेपी में शामिल होना चाहते हैं। चुनाव प्रचार चल रहा है। जनता ने चुनाव अपने हाथ में ले लिया है। जनता खुद चुनाव लड़ने के लिए सबसे आगे बढ़ गई है। पूरी तरीके से 400 पार का जो नारा है वो चरितार्थ हो रहा है और गढ़वाल लोकसभा में 5 लाख पार का नारा पूरी तरह से चरितार्थ हो रहा है। और विकास, लोगों की इच्छा है कि और विकास हो, मोदी जी को एक और बार मौका मिले, मोदी जी उत्तराखंड की शक्ल पूरी तरह से बदल दें, यही सब लोगों की चाहत है, उस पर काम हो रहा है। कांग्रेस के काफी नेता बीजेपी, कांग्रेस के पूरा कोई भी वह कांग्रेस में रहना नहीं चाहता है। कांग्रेस का भवन एकदम जर्जर हो चुका है, उसको छोड़ के सब लोग भाग जाना चाहते हैं। जो भी लोग देश में विकास की राजनीति करना चाहते हैं, जो भी लोग देश को आगे बढ़ाने के लिए करना चाहते हैं, वह सब भारतीय जनता पार्टी के इस यज्ञ में शामिल हो रहे हैं। और आइए अब आपको बताते हैं, बीजेपी के पास स्टार प्रचारकों की फौज है, तो वहीं कांग्रेस में प्रचार का दारोमदार उम्मीदवार के कंधों पर अब दिख रहा है, क्योंकि पीएम मोदी के मुकाबले राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से बड़े कमाल की उम्मीद नहीं की जा रही है। कांग्रेस में चुनाव प्रचार का दौर जल्द तेज होगा, लेकिन प्रचार का दामोदार यहाँ उम्मीदवारों पर है। राहुल गांधी प्रियंका गांधी की रैली का बहुत ज्यादा फायदा 2019 और 2022 के चुनाव में होता नहीं दिखा। ऐसे में इस बार फिर पार्टी भले इन नेताओं के भरोसे हो, लेकिन आखिर में चुनाव प्रचार कितना दमदार होगा ये उम्मीदवारों पर ही टिका है। खड़गे जी आके चले गए, राहुल जी का यहाँ पर विजिट लगेगा, प्रियंका जी को हमने कहा है कि भाई आप भी आएं, तो इस तरह से और नेता तो बहुत लंबी फेरिस्त है। करीब 40 लोग ऐसे हैं शीर्ष नेतृत्व के जो हैं, जगह जगह जाकर जो है प्रचार और प्रसार करेंगे। बीजेपी नॉमिनेशन से लेकर प्रचार के आखिरी दिन तक बड़े बड़े नेताओं को मैदान में उतारने की तैयारी में है, जिससे मुकाबले के लिए कांग्रेस तैयार नहीं दिखती। ऐसे में कांग्रेस उम्मीदवार अपने दम पर प्रचार में कितना दमखम दिखा पाते हैं, ये बड़ा सवाल है। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। उधर हल्द्वानी में 8 फरवरी की हिंसा के बाद बनभूलपुरा के वोटरों पर सबकी निगाहें हैं। धीरे धीरे इलाके में भी सियासी पारा चढ़ने लगा है। कुछ लोग बीजेपी को मुस्लिम विरोधी मान रहे हैं, तो कुछ लोग बीजेपी को वोट देने का मन बना चुके हैं। देखिए रिपोर्ट। आठ फरवरी की इस बनभूलपुरा हिंसा के जख्म अभी भरे नहीं हैं। 100 से ज्यादा उपद्रवियों की गिरफ्तारी के बाद इलाके में माहौल गर्म है, लेकिन इस सबके बीच हर नागरिक की ही तरह बनभूलपुरा इलाके की मुस्लिम आबादी के पास भी देश की सरकार चुनने का मौका आ चुका है, वो भी लोकसभा चुनाव के जरिए। ऐसे में लोगों की राय छन छन कर सामने आ रही है। स्थानीय लोगों की नाराजगी बीजेपी सरकार को लेकर साफ दिख रही है और वो इशारों इशारों में अपनी बात जाहिर कर रहे हैं। तो यहाँ का जो मुस्लिम इलाका है वो ये चाहता है, जानता है, वो ये जाता है और जानता भी है कि हमारी सुनने वाला कोई नहीं। हमारी सुनने वाला इसलिए कोई नहीं है क्योंकि बीजेपी वाले हम पे यकीन नहीं करते कि हम बीजेपी को अगर वोट देते भी हैं तो वो यकीन नहीं करते। और बीजेपी वालों का टारगेट ही हम लोग हैं, क्योंकि उनका मकसद ये है 20% प्लस 80%। वो 80% पर वो माहौल बना के चल रहे हैं। तो इस बार जो मुस्लिम समाज है
जो हर बार जाता है, मुझे लगता है इस बार अच्छी पोलिंग होगी। जाहिर है बनभूलपुरा के लोग अवैध मस्जिद और मदरसे को गिराने के दौरान हुए उपद्रव से बुरी तरह प्रभावित रहे। ऐसे में उनकी नाराजगी सरकार को लेकर है। लेकिन इन्हीं में से कुछ लोग ऐसे हैं जो इस मौके को एक अवसर के तौर पर देख रहे हैं और इस बार सारी भ्रांतियों को तोड़ बीजेपी को वोट करने का दावा कर रहे हैं। इस टाइम ऐसा ना, हम चाहते हैं कि हमारे लोग से भी वो अपील करते हैं कि इस वक्त बीजेपी को वोट देने में फायदा मिलेगा, क्योंकि जो काम इनकी जो सोच है कि या ये हमें वोट नहीं देते इसलिए हम इनका काम नहीं कर रहे हैं। जब हम इनको वोट देंगे तो ये हमारे काम जितना कर रहे हैं उससे ज्यादा करेंगे, आने वाले टाइम में उसका बेनिफिट मिलेगा। साफ है बनभूलपुरा लोगों की राय बटी हुई है। कुछ लोगों की जहां सत्ता से नाराजगी है, वहीं कुछ लोग अपने वोट के जरिए सत्ता की राय बदलने की कोशिश में हैं। ऐसे में इलाके के 42,000 से ज्यादा मतदाताओं का रुख देखने वाला होगा, क्योंकि ट्रेडिशनली ये कांग्रेस और एसपी के ही वोटर रहे हैं। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। और आइए आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं उत्तरकाशी के पुरौला के टॉन्स वन प्रभाग के जंगलों में 2 दिन से भीषण आग लगी हुई है, लेकिन वन कर्मी आग पर काबू ही नहीं पा सक रहे हैं, जिससे जंगल धुंधु करके जल रहे हैं। वन संपदा को भारी नुकसान हो रहा है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। जिले में पारा बढ़ने के साथ ही अब आग की घटनाएं भी बढ़ने लगी है। सोचिए बात है, गर्मियों की शुरुआत होते ही आग की घटनाएं बढ़ी हैं। अब जैसे जैसे गर्मियां बढ़ेंगी वैसे वैसे आग की घटनाएं और बढ़ेंगी। कभी हर घर के आंगन में चहचहाने वाली गोरैया करीब 1 दशक से विलुप्त की कगार पर पहुंच चुकी है। हालांकि कुछ लोगों के प्रयास से कुछ संख्या में गोरैया आजकल दिखाई दे रही है। गौरैया, जो कभी बचपन में हर बच्चे के लिए सपनों की उड़ान की तरह सामान्य जीवन में घर के आसपास, आंगन और छत में दिखाई देती थी, अब वो धीरे धीरे लुप्त हो रही है। इसी गौरैया चिड़िया को बचाने के लिए बागेश्वर के कई लोगों ने अपने घरों के साथ गौरैयों के लिए भी बनाना शुरू किया है। वास्तव में गौरैयों की संख्या दिन पर दिन कम होती जा रही है। उसका मुख्य कारण एक तो जो नए सीमेंट के मकान बनाए जा रहे हैं गाँव में, उनमें उनके लिए कोई स्थान नहीं है। उनके घोंसले के लिए, उनके बच्चे देने के लिए कोई जगह नहीं रखी। आधुनिकता ने आज पहाड़ से गौरैया को गायब कर दिया है। शहर तो शहर, अब ग्रामीण परिवेशों से भी गौरैया गायब हो गई है। खत्म होते जंगल और आधुनिक घर आंगन ने गौरैया का घरौंदा उससे छीन लिया है। पहाड़ों के पारंपरिक घरों में गौरैया निवास करती थी, लेकिन अब यहाँ भी कंक्रीट के घर बन रहे हैं। पहले तो बहुत गौरैया हुआ करती थी, आंगन में बैठते थे, घर के अंदर आते थे। आजकल पता नहीं कहाँ चली गई है, कहाँ लुप्त हो गई हैं ये गौरैया। आंगन में बहुत सारे गौरैया हुआ करते थे, बहुत अच्छा लगता था, लेकिन लुप्त हो चुकी है, कहाँ गई हैं कोई पता ही नहीं लग रहा है। कभी गौरैया पहाड़ों के हर एक घर आंगन की शान हुआ करती थी, जो फुदकती, खेलती और चहचहाती थी। उम्मीद है लोगों की मेहनत रंग लाए और जल्द ही हम अपने आसपास फिर से गौरैया का चहचहाना सुन सके। न्यूज़ 18 के लिए बागेश्वर से सुष्मिता थापा की रिपोर्ट। और आइए बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं ऋषिकेश के गंगा रिजॉर्ट में अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव में ओशो के योग को आम लोगों में लोकप्रिय बनाया जा रहा है। लोगों को स्वामी बोधि वर्तमान का आनंद, उनका अंदाज लोगों को आनंद लेने का, जीवन जीने का काफी पसंद आ रहा है। देशी विदेशी योग साधक ओशो के योग और मेडिटेशन को आत्मसात कर रहे हैं। स्वामी बोधि वर्तमान लाफ्टर योगा के माध्यम से तनाव और चिंता को दूर करने का आसान तरीका सिखा रहे हैं, जो युवाओं को बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है। होली रंगों का पर्व है और देश भर में इसके कई रंग देखे जाते हैं।
पहाड़ में तो खड़ी होली का अपना एक अलग ही रंग है। गौरवशाली परंपरा की इस गायन शैली में वीर गाथाओं के साथ इतिहास का वर्णन होता है, जिसके रंग में इन दिनों होलियार रंगे हैं। कुमाऊं में होली के रंग कुछ इस कदर दिख रहे हैं। पहाड़ में होलियार ढोल की थाप पर सुर लय ताल का रंग जमा रहे हैं। चीर बंधन के साथ शुरू हुई खड़ी होली में होलियार रागों के साथ वीर गाथाओं का वर्णन कर रहे हैं। मंदिर से शुरू हुई खड़ी होली में होलियार 4 दिनों तक गांव के हर घर में जाकर आशीर्वाद देते हैं। चंद्र शासन काल से चली आ रही ये परंपरा आज भी अपने महत्व को कुमाऊं की वादियों में समेटे है। हमारी होली जो है वो सांस्कृतिक होली है, जिसमें गीत है, संगीत है, नृत्य है, जो कि संस्कृति का सबसे बड़े जो आयाम है वो सारे के सारे हमारी होली में शामिल है। कुमाऊं की इस होली का इतिहास 400 साल से ज्यादा पुराना है। ढोल की थाप के साथ कदमों की चहलकदमी और राग रागनियों का समावेश इस खड़ी होली में होता है। पहाड़ में चंपावत, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, बागेश्वर, नैनीताल में इस होली का आयोजन किया जाता है। राग दादरा और राग कहरवा में गाए जाने वाले इस होली का गायन पक्ष में राधा कृष्ण, राजा हरिश्चंद्र, श्रवण कुमार समेत रामायण और महाभारत काल की कथाओं का वर्णन करने के साथ समाज को भी संदेश देने का काम इस दौरान होता है। इसमें होली सभी विधाओं में होती है, चाहे हमारे हम जितने भी रस हमारे होते हैं, चाहे वो हास्य रस हो, करुण रस हो, रौद्र रस हो, वीर रस हो, विभत्स रस हो, तो ये हमारी खड़ी होली सारे रसों से परिपूर्ण है। चंद्र शासन काल से चली आ रही परंपरा आज भी चल रही है और नई पीढ़ी भी इससे जुड़ती जा रही है। जैसे जैसे होली का त्योहार करीब आ रहा है, पहाड़ में खड़ी और बैठकी होली का आयोजन बढ़ता जा रहा है। होलियारों की टोली भी गांव-गांव जाकर रंग जमाने लगी है। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। इन्हीं खबरों के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुकना होगा, जल्द लौट रहे हैं।